नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर विजन पॉइंट। जैसा कि आपने मेरा जो सिलेबस का पीडीएफ मैंने डाला था वीडियो चैनल में, वो आपने देख लिया होगा और उसके जो कंटेंट्स थे वो आपने पढ़ लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपके पीडीएफ डाली थी। तो उसी से के आगे जो अगला जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है, ये आता है कि सिलेबस आपको मिला, प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो गया, लेकिन अब आपने उस प्लेटफॉर्म पे चलना कैसे है, किस तरह से आप चलेंगे, क्या अपनी रणनीति बनाएंगे। और एक रणनीति जो शब्द होता है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है पूरी लाइफ में। अगर हमें जीवन में कुछ भी करना है, यहाँ पे बात सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की नहीं हो रही है, अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो उससे पहले आपको एक योजना, एक रणनीति बनानी पड़ती है उस अपने गोल को या ऑब्जेक्ट को, जो उद्देश्य आपने डिसाइड कर रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए। तो उसी से संबंध में मेरा जो वीडियो आपके सामने दिख रहा है, स्ट्रेटेजी फॉर आरओ एंड एआरओ एंड अदर एग्जाम्स, ये वीडियो आप ये मत समझिए कि स्पेसिफिक आरओ एंड एआरओ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें सारे एग्जाम्स हैं, आपके ग्रुप सी के एग्जाम हैं या अदर जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, क्योंकि रणनीति हमारी एक ही जैसे रहेगी। रणनीति में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ हमारे कंटेंट्स में डिफरेंस आता है, सिलेबस में डिफरेंट आता है। हर फील्ड का, हर एग्जाम का सिर्फ पाठ्यक्रम में ही अंतर होता है, अदरवाइज कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जो रणनीति जो शब्द होता है, जो मैंने अभी आपके अपने बोर्ड में लिखा है स्ट्रेटेजी, तो ये सभी के लिए एक समान है और अपने सिलेबस के अनुसार ही हमें रणनीति बनानी पड़ती है। इसीलिए मैंने पहले आपको सिलेबस दिया, प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो आज का हमारा वीडियो इससे रिलेटेड होगा। चलिए शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर आरओ एंड अदर एग्जाम। सबसे पहले देखिए, मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है प्री एंड मेंस एग्जाम। इसका लिखने का ये सबसे मेन मोटो है, ये आपका मेन टारगेट करेगा आरओ एंड एआरओ के लिए, क्योंकि दोनों में आपका प्री और मेंस एग्जाम होना है। और मैंने क्यों लिखा है प्री और मेंस एग्जाम, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आरओ एंड एआरओ में प्री एंड मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव है, दोनों आपके एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने हैं, डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं है। तो इसीलिए पहला ही पॉइंट हमने प्री और मेंस एग्जाम का आपके लिए लेके आए। देखिए, अब इसका लिखने का, इस पॉइंट को रखने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि प्री और मेंस का जो सिलेबस है आपका लगभग सेम है। आपने देख लिया होगा, इसीलिए आपको दिया गया है। कुछ टॉपिक को छोड़ते हुए बाकी टॉपिक आपके लगभग सेम है। और बाकी जीएस तो देखिए सेम ही होता है, चाहे प्री में पढ़े चाहे मेंस में पढ़े। सिर्फ आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, उनके लेवल में आपका अंतर आएगा, सिलेबस में कोई अंतर नहीं आता है। तो आपने यहाँ पे जो फोकस करना है, देखिए अगर आप प्री को बहुत अच्छे से करेंगे तो आपका जो मेंस होगा वो ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। प्री और अच्छे से अगर आप प्री को डीप स्टडी में करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले जनरली सिर्फ प्री को टारगेट करते हैं, ठीक, और उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, हम फिर मेंस पे लगने लगते हैं। मतलब हमने सिर्फ पहले प्री बनाया, प्री के बाद फिर हमने कहा मेंस को बाद में करेंगे, जब रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन यही चीज गलत होती है। जिन एग्जाम्स में प्री और मेंस की रणनीति रखी है, प्री और मेंस का पैटर्न रखा गया है, उस एग्जाम में आप प्री को ही इतना डीप तैयार कीजिए कि मेंस आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा आपके लिए है कि दोनों पेपर, जो आपका यहाँ जीएस पेपर होना है, जो मेंस में आपका जो जीएस का पेपर होना है, वो आपके सेम है। देखिए सिलेबस सेम है, केवल आपके यहाँ 200 मार्क्स का हो जाएगा और यहाँ आपका जीएस 100 मार्क्स का है। यही आपका देखिए अंतर है, बाकी आपके कंटेंट्स वही रहने, सब कुछ है। तो आप क्या करिए, जो रणनीति बनाए अपने प्री एग्जाम के लिए, उसमें आप एक फोकस रखिए मेंस को, कि आपने अभी से मेंस में जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्री को तैयार कीजिए। सिर्फ जो प्री के कुछ चैप्टर अलग हैं उनको तैयार कर दीजिए, बाकी जो मेंस से मिलता जुलता जो कॉमन टॉपिक है उसको आप अभी से डीप स्टडी करिए। तो ये प्री और मेंस की बात हो गई। सेकंड देखिए हमारा सिलेक्शन ऑफ बुक्स। अब मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप बुक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, कौन सी बुक आपको खरीदनी है मार्केट से, किन बुक को लेके चलना है। हमारा सिलेक्शन ऑफ बुक का ये है कि मेरा कहने का मतलब है, जिन बुक से आप प्री को तैयार करें उसी जीएस की बुक को आप मेंस तक भी लेके चले, साथ के साथ जो आपने प्री में पढ़ी उसी को मेंस में पढ़िए। तो आपके लिए प्लस, देखिए बुक आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, जो आपने प्री में बुक लगाई उसी को आप मेंस में लगाई। यानी कि अभी जो बुक लगानी है हमें, वो मेंस को फोकस करते हुए हमें बुक को लेके चलना है कि भैया हमारा मेंस तैयार हो जाए। तो हमें बुक की स्ट्रेटेजी भी मेंस के अकॉर्डिंग तैयार करनी है।
सिलेक्शन ऑफ बुक्स, इस पे जो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो सिलेक्शन ऑफ बुक्स पे ही आएगा। आपको बुक की लिस्ट बताऊंगा किस बुक से पढ़ना है और कौन कौन सी बुक आपको जीएस में, उत्तराखंड में या जनरल एप्टीट्यूड में लेके चलनी है। चलिए इस पॉइंट पे हम इतना ही बात करेंगे। थर्ड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमन पॉइंट है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द सक्सेस। जब तक आप अपना समय को डिवाइड नहीं करेंगे और टाइम को समझेंगे नहीं, टाइम की वैल्यू को नहीं समझेंगे, तब तक आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमारा जो टाइम होता है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, समय आपका कभी भी वापस नहीं आता है। टाइम कभी आपको वापस नहीं मिलेगा, जो गया तो गया। तो आपने सबसे पहले तैयारी करने से पहले ही टाइम मैनेजमेंट को लेके चलना है कि भैया टाइम कैसे डिवाइड करें, कितना हमारे पास टाइम है। देखिए अभी कई लोग होंगे, कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग बिल्कुल तैयारी में ही चल रहे हैं, कुछ फ्रेशर्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं जिन्होंने बहुत सारे पेपर दे दिए लेकिन अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ फ्रेश होंगे जो नए लोग जुड़ेंगे इससे, या कुछ हमारे ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, जो आना चाह रहे हैं आरओ एंड एआरओ या अदर किसी भी एग्जाम में। तो देखिए उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। जो सिर्फ तैयारी में है उसका टाइम मैनेजमेंट अलग बनेगा, जो वर्किंग है गवर्नमेंट सेक्टर में उसका टाइम मैनेजमेंट अलग होगा, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है उसका टाइम मैनेजमेंट अलग होगा, और जो नए बिल्कुल इसमें जो जुड़ेंगे, नए जो कैंडिडेट होंगे उनका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो टाइम मैनेजमेंट को ही लेके अपने चलना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड करना है। जितना समय आपको मिलता है उतना समय आप डिवाइड कीजिए, हर सब्जेक्ट को आपने टाइम देना है, और जिसके अकॉर्डिंग भी जितना भी आपके पास समय है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले, जो जॉब वाले होंगे जॉब छोड़ के बैठ जाएंगे और तैयारी में लग जाएंगे, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो उनको अपनी जॉब के साथ साथ टाइम को भी सेट करना है कि भाई हमें टाइम कैसे मिलना है, टाइम भी निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, सब कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूटी ऑफ द स्टडी। देखिए सबसे मेन ये जुड़ा हुआ जो पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट से ही है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के पूरक कह सकते हो आप, टाइम मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी। टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसे बताया कि आपने टाइम को डिसाइड कर दिया, आपने डिसाइड करा कि भैया मैंने डेली 7 आवर्स में स्टडी करनी है, 7 घंटे निकालने। मैंने एक एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं कि सब निकाल पाए। और इस 7 घंटे को आपने डिवाइड कर दिया अपने सब्जेक्ट वाइज। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो थोड़ा इजी सब्जेक्ट है उसको कम टाइम देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए आप डिसाइड करेंगे टाइम को। अब ये कंटिन्यूटी स्टडी आपकी यही कहती है कि आप अपनी स्टडी को ब्रेक ना करें, कंटिन्यू रखें। जिस दिन आपने ब्रेक करा वो वही आपका क्या होता है, लूज पॉइंट होता है, निगेटिव पॉइंट होता है। हम क्या करते हैं, हमने 7 घंटे का बना तो लिया है, सपोज हमने 7 घंटे को 4 डेज तो कंटिन्यू चलाया, बड़ा हमारे अंदर जोश भी रहता है, तैयारी करनी है, पोस्टें आ गई हैं, आरओ की पोस्टें इतने सालों बाद आ रही हैं, तो 4 दिन तो आपने इसको बहुत अच्छे से चलाया, ठीक। और 5वें दिन फिर आप क्या हो गए, 5वें दिन आपने फिर इसको ब्रेक करके आप इसमें ले आए 2 आवर्स, क्योंकि आपने बोला रे नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे, नहीं हो पा रहा है। तो आपने 7 घंटे को सिर्फ 2 ही घंटे आप दे पाए 5वें दिन। फिर आपने अगले दिन 3 घंटे दे दिए, फिर आपने इसको 4 घंटे दे दिए। तो आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, देखिए स्टडी को आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और यही ब्रेक डाउन आपका क्या होगा, ये जो 4 दिन आपने 7-7 घंटे दिए, एक दिन में 7 घंटे दिए, कितने हो गए देखो 28 आवर्स आपने दिए टोटल अपनी स्टडी को। लेकिन अगले दिन आपने उसको 2 घंटे कर दिया, तो 7 घंटे का जो आपने मैनेजमेंट बनाया था उसको आप 2 घंटे में कवर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे होता है कि आप अपना टाइम इस तरह से सेट करें कि आप उसको कंटिन्यू रख पाए, इस हिसाब से आप डिसाइड करें टाइम को। ऐसा नहीं है कि टाइम आप पहले जोश में ज्यादा बना लें और बाद में आपको पता चला मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, या मैं इतनी देर बैठ नहीं पा रहा हूँ, ये मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। देखो जो नए बच्चे हैं और जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम हो 10 आवर्स तो पर डे बैठे, 10 घंटे तो आपको बैठना ही पड़ेगा पर डे, जो फ्री है, मतलब जो सिर्फ तैयारी में है। लेकिन जो जॉब वाले हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, तो उनको तो देखो अपना टाइम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी भी करनी है, नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं, साथ में तैयारी भी करनी है। तो टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको कम से कम 10 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, 10 आवर्स तो देने चाहिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहीं पे है कि इसको आपने देखिए कंटिन्यू रखना है, स्टडी को ब्रेक नहीं करना है। तो आप अपना टाइम उसी हिसाब से सेट करें
जितना आप समय दे पा रहे हैं। लेकिन ये नए बच्चों के लिए, नए बच्चे जो सिर्फ तैयारी में, उनके लिए नहीं है, उनको तो 10 घंटे देने ही है और पर डे देने हैं। लेकिन उनके लिए भी यही है कि एक दिन आपने 10 घंटे दिए, अगले दिन आपने 6 घंटे दिए, फिर आपने 5 घंटे कर दिया। आप करते करते उसको नीचे नीचे लाओगे तो आपकी स्टडी कोई फायदा, ये 10-10 घंटे जो तुमने पढ़ा है ये सारा आपका यूजलेस हो जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपके लिए सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने दो टूल्स फॉलो नहीं कर रहे, टाइम मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी ऑफ द स्टडी। तो ब्रेक नहीं करनी है बच्चों, स्टडी कंटिन्यू रखना है। चाहे आप 5 घंटे दे पा रहे हैं तो 5 आवर्स ही अगर आप कंटिन्यू रख रहे हैं, बिना ब्रेक डाउन कर रहे, तो आपको डेफिनेटली कि सक्सेस मिलेगी। अगर आप इसको ब्रेक डाउन ज्यादा नहीं करेंगे, कभी कभी तो ठीक है, चलो 30 दिन महीने में होते हैं, 25 दिन भी अगर आपने फॉलो कर लिया टाइम टेबल को, तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस आपको मिलेगी, आप सफल भी होंगे। और लेट सफलता मिलना या जल्दी मिलना, देर में मिलना तो अपने किस्मत में भी होता है, लेकिन कर्म आपको करना चाहिए। कर्म करके ही आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो ये दो चीजों का विशेष ध्यान रखें तैयारी करते हुए। फिर होता है देखिए कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन। देखिए कंसंट्रेशन तो बहुत जरूरी है। 5 घंटे बैठ रहे, कंसंट्रेशन 2 ही घंटे हो, ठीक। 3 घंटे हम कहीं और सोचने आ रहे, कहीं घूमने जाते, कहीं जाते या किसी दोस्तों के साथ जाते, क्योंकि 3 घंटे हमारा दिमाग सिर्फ फिजिकली हम बैठे हुए, लेकिन 3 घंटे हमारा दिमाग हमारे बस में है ही नहीं, हमारे नियंत्रण में नहीं है। दिमाग कहीं और चल रहा है, सिर्फ हमारी किताब खुली हुई है सामने कि भैया 3 घंटे हमने किसी तरह से पूरे करने और 5 घंटे आज पूरे करने, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखे। लेकिन टाइम तो आपने कंसंट्रेशन ही 2 घंटे दिया, तो ये आपके 2 घंटे भी बेकार है देने। जब आपने 3 घंटे कंसंट्रेशन नहीं कर पाए तो बेकार है। मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए तैयारी करते हुए, फ्री माइंड आपको तैयारी करनी चाहिए बहुत अच्छे से। अगला है डिटर्मिनेशन। देखिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटर्मिनेशन नेक्स्ट हमारा देखिए जो पॉइंट था डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का जो मतलब होता है वो होता है आपका दृढ़ संकल्प। आपको सबसे पहले डिटर्मिनेशन इनके दृढ़ संकल्पित भी होना है, दृढ़ संकल्प भी करना है जीवन में कि हमें आरओ एआरओ बनना है, या अदर किसी भी एग्जाम में, पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, ग्रुप सी है, कोई भी आप एग्जाम दें। आज की डेट में तो क्या है, देखिए इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, जॉब की नीड इतनी है, गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस इतनी है कि कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ता है। चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी सभी एग्जाम देते हैं, ठीक। लेकिन एक टारगेट भी होता है हर किसी का, लेकिन डिटर्मिनेशन सभी जगह। तो आपको एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प अपने जीवन में करना है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, गवर्नमेंट जॉब निकालनी ही है। इस साल आपके पास बहुत वैकेंसी है। अभी मैं एक वैकेंसी को लेके भी कुछ टाइम बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके पास आने वाली है। तो 2023 में देखिए 2000 अगर हम 23 की बात करें तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं, इतनी वैकेंसीज हैं, और हर टाइप की वैकेंसी है। जनरल वालों के लिए भी है, टेक्निकल वालों के लिए भी है, ठीक है। जो बीटेक वाले हैं उनके लिए भी आ रही हैं, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है उनके लिए भी आ रही हैं, टीचिंग सेक्टर में भी है, नॉन टीचिंग सेक्टर में है, सिविल सर्विस में हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में हो गई, ग्रुप सी में तो खैर बहुत सारी भर्तियां ऑलरेडी हो भी चुकी हैं, चल भी रही हैं अभी हमारा यूकेपीएससी और यूके ट्रिपलएससी के द्वारा। तो देखिए आपको एक डिटर्मिनेशन 2023 के लिए करना है कि मुझे कोई ना कोई एग्जाम अपना क्रैक करना है और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को सेट करना है, सिक्योर करना है। जिस चीज के लिए आप लगे हैं उसमें ये संकल्प अपने दिमाग में कर लीजिए, क्योंकि जब आप दृढ़ संकल्प होकर तैयारी करते हैं तो आपको 100% सफलता आपके कदम चूमेगी, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है, दृढ़ संकल्प होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगला इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है देखिए पेशेंस, धैर्य। देखिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 पेपर दिए और आप सोचो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा बेकार है, तैयारी करना बेकार है, और आप यहीं पे डीमोटिवेट हो जाओ, ठीक। यहीं पे आपका मनोबल टूट गया और आपने कहा नहीं भी हमारे बस का तो तैयारी करना नहीं। ठीक है, धैर्य बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप पे धैर्य नहीं रहेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और इसी धैर्य को बनाना इसलिए जरूरी है कि आपने दृढ़ संकल्प अपने मन में कर रखा है। और अगर 4 पेपर देने से आपका दृढ़ संकल्प टूट रहा है, डिटर्मिनेशन ब्रेक हो रहा है, तो इट मीन्स आपका जो संकल्प था
ये ईमानदारी से नहीं किया गया था। आपने सिर्फ ऊपर ही ऊपर सोचा और उसके बाद आपने 4-5 एग्जाम दिया और उसके बाद आपको लगा नहीं अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा देखिए, इस चीज को लेके नहीं चलना है, आपने धैर्य को बना के चलना है, पेशेंस बना के चलना है। जब आप मेहनत करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है, आप कर्म करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में नौकरी नहीं थी, ऐसा नहीं होता है। किस्मत बनाने से बनती है। आपका किस्मत और स्ट्रगल दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, संघर्ष करना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और धैर्य तभी तो बनेगा जब आप लगे रहेंगे धैर्य को बना के चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता भगवान भी देगा। ऐसा नहीं होता, जो लगे रहते हैं, जिनका मनोबल टूट के बीच में ही गिर जाता है, देखिए उनको सफलता मिलनी टफ हो जाती है। जो 4-5 पेपरों के बाद ही कहने लगते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या अदर जो भी चीजें होती हैं, ठीक। तो इसको बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए और अपना संकल्प डिसाइड कर लीजिए। आज ही दृढ़ संकल्प हो जाइए। आपको बताएगा मेरे वीडियो में, तो आप आज से डिसाइड कर लीजिए कि भैया हमें तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से तैयारी करके अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, घर वालों के सामने या पूरी दुनिया के सामने और भगवान के सामने, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिस भगवान की भी, वो आपका जरूर साथ देगा अगर मेहनत करेंगे, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपका मेन देखिए, स्ट्रगल जो होता है आपका, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, संघर्ष करना, ठीक। बिना संघर्ष के आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को हमें पाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। भैया हमारे सामने खाने की थाली रखी है, हमारी किस्मत में आज लिखा है कि हमने खाना खाना है, लेकिन जब तक हम अपने आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे, और हाथ बढ़ा के चाहे आप कुछ भी खा रहे हो और हाथ बढ़ा के रोटी सब्जी आप हाथ से उठा के मुंह तक नहीं ले जाएंगे, तो आपके पेट में कैसे जाएगा और आपकी जो भूख है वो कैसे मिटेगी? नहीं मिट सकती। आप बैठे रहें, थाली आपके सामने, आपने कहा आज मैं बैठा रहूंगा बिना कर्म करे देखता हूँ मेरी भूख मिटती है नहीं मिटती, तो वो देखिए असंभव है। आपको हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आप नहीं बढ़ाएंगे तो कोई और बढ़ाएगा और आपको खिलाएगा। लेकिन आपने कर्म नहीं करा है, कर्म आप करते तो होता, आपने हाथ बढ़ाया, किसी दूसरे ने हाथ बढ़ाया, तो वो आपको कर्म आपने करा ही नहीं है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता। जब तक कर्म नहीं करेंगे आप, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वही बात है कि आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, देखिए संघर्ष करना है। आज की डेट में बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है लाइफ में। कुछ ना कुछ पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है, कुछ चीजों का त्याग भी करना है, सेक्रीफाइस भी करना है। पॉइंट भी था इसमें, सेक्रीफाइस करना। देखो त्याग करना बहुत जरूरी होता है। त्याग का मतलब होता है कि कुछ चीजें हमें माननी, हमारे मन में ये हो रहा है कि नहीं यार हम घूमने जाते हैं, हमारे एग्जाम के टाइम पे कोई भी आ रही होता है कि हमारे किसी रिलेटिव की शादी पड़ गई, कोई फंक्शन पड़ गया, आपने बोला नहीं यार वहां भी जाना है, मेरा पेपर भी है, तो वहां पे आपको इस फंक्शन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, ना कि कोई फंक्शन। विवाह समारोह शादियां तो होती रहती हैं, रुकेंगी नहीं, घूमना फिरना चलता रहेगा। एक बार जब आप सेट हो गए तो फिर तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आपके ऑफिस की छुट्टी, आप घूमने चले गए, आपने छुट्टी लेके किसी के भी फंक्शन में आप जा सकते हो, सोशल हो सकते हो। मैं ये कहने का मतलब नहीं कि आप सामाजिक ना हो, सामाजिक हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको वो जो सामाजिकता है आपके अंदर, वो पॉइंट आपको सेक्रीफाइस यानी कि त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं छोड़ना पड़ता है, कुछ साल आपको छोड़े और आप सिर्फ अपनी तैयारी को फोकस करें कि भैया मुझे सिर्फ तैयारी करनी है और पहले अपने गोल को तय करना है, गोल को अचीव करना है, और जो सफर मैंने तय करा है इसको कंप्लीट करना है। तो स्ट्रगल के साथ करना है। संघर्ष वही है कि भैया 10 घंटे पढ़ना एक स्ट्रगल ही होता है, 10 से 12 घंटे स्ट्रगल होता है। जो वर्किंग वाला है उसके लिए 5 से 7 आवर्स भी जो है स्ट्रगल वाले हैं, कि पहले वो नौकरी करेगा, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नौकरी होती है, ठीक। तो पहले वो जॉब करेगा, वहां से भी उसको टेंशन रहेगी, फिर घर में आकर उसको 5 घंटे देने भी हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है, समय देना। लेकिन इसको ऐसे देना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, तब ये फायदा होता है आपका सारा देके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट था देखिए हमारा फेलियर, जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है फेलियर। फेलियर बहुत बड़ा एक आपके सामने चैलेंज भी होता है, चुनौती भी रहती है। और पॉइंट लिखा गया तो आपको ये भी लगेगा सर ने फेलियर क्यों लिखा, पहली सर हमें फेल करवा रहे हैं, पास के बजाय हमें स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। लेकिन फेलियर वर्ड भी देखिए, फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सफलता में। उसके पीछे कारण बताता हूँ।
कि फेलियर मतलब देखिए असफल, जब भी आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो असफलता क्या है? देखिए असफलता एक चुनौती है और इसे स्वीकार करो। अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो ये आपके सामने एक चैलेंज मिल रहा है, ठीक। अब आपको अगर चैलेंज मिल रहा है तो ये चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करना है, उससे भागना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उससे अपना मनोबल नहीं तोड़ना है, घबराना नहीं है कि अब तो हम फेल हो गए, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। इसको आपने एक चैलेंज बनाना है और इस चैलेंज को आपने, इस असफलता को स्वीकार करना है और उस असफलता को स्वीकार करते हुए उनकी कमियों को ढूंढना है। देखिए कमियां ढूंढना बहुत जरूरी है। हम फेल क्यों हुए? हर किसी चीज के पीछे एक कारण दिया जाता है, एक रीजन होता है हर चीज के पीछे। तो फेल होने के पीछे भी रीजन होता है। देखिए फेल आप अपने आप ही नहीं है, कुछ कमियों की वजह से फेल हुए, कुछ भी रहा, चाहे आप कहें कि भाई किस्मत भी देखो तब होता है जब आप कुछ कमियां करते हैं, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है। तो कुछ कमियां आपने करी होंगी जिससे आप फेल हुए, उन्हीं कमियों को आपने ढूंढना है, यही आपका चैलेंज होता है। तभी तो कहा गया कि भैया असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और अब कमियां ढूंढो, किन कमियों की वजह से आप फेल हुए। इन सारे पॉइंट से, ये देखिए फेलियर आपको जो मैंने लास्ट में पॉइंट इसीलिए दिया है, सारे पॉइंट पहले आपको समझाए, इन्हीं में से जो आपने डिसाइड कर रखे हैं, स्ट्रेटेजी जो मैंने बना रखी, इन्हीं स्ट्रेटेजी में अगर आपने एक दो पॉइंट में कमी कर दी होगी तो वही आपके कारण बन जाते हैं फेल होने के। तो आपको घबराना नहीं यार, उन कारणों का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो ढूंढना है कि भाई मेरी कंटिन्यूटी खराब हुई, या मेरा कंसंट्रेशन खराब हुआ है, मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, कहाँ मेरी कमी रह गई, जिस कमी की वजह से मैं फेल हुआ। तो उस कमी को आपने क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, सुधार करना है, और सुधार करने के साथ ही आपने फिर उस असफलता को चैलेंज समझते हुए आगे बढ़ना है सफलता की ओर। और ये संकल्प, तभी तो डिटर्मिनेशन, संकल्प यहाँ पे आपका टूटना नहीं चाहिए, धैर्य आपका टूटना नहीं चाहिए। फेलियर होने का मतलब है कि आपको टूटना नहीं है, ना आपका पेशेंस टूटना चाहिए, ना डिटर्मिनेशन आपका टूटना चाहिए। क्योंकि आप दिमाग में दृढ़ संकल्प है कि मैंने 2023 में नौकरी निकालनी है, आप संकल्प कर लीजिए, आज से ही कर लीजिए कि 2023 में पेपर मेरा क्रैक होगा और मैंने अच्छी जॉब निकालनी है, अच्छे जॉब पे जाना है। तो ये आपका अगर डिटर्मिनेशन होगा, तो यहाँ पे जब आप सोचना शुरू करेंगे, मेरा संकल्प भी तो है, अगर मैं अभी पीछे हट जाऊंगा तो मेरे संकल्प का क्या होगा। तो आपने उसी चीज को बार बार, इन जो स्ट्रेटेजी जो मैंने पॉइंट दिए, इनको माइंड में रिकॉल करते रहें। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि मेरा मनोबल टूट रहा है, डीमोटिवेट हो रहा हूँ, ठीक, तो आप ये सारे पॉइंट जितने आपको स्ट्रेटेजी में बताए गए, इनको याद करें और बार बार इनको रिकॉल करते रहें अपने दिमाग में कि इन सब को लेके मुझे चलना है, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। देखिए मैंने लास्ट में आपका कार्ड भी दिया कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते अगर इस सारे पॉइंट, सारी स्ट्रेटेजी आप बना के चलेंगे। इन पॉइंट को आपने विशेषकर ध्यान रखना है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो स्ट्रेटेजी पे थी, ठीक, सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको कहीं पे भी कुछ लगता है तो आप देखिए कमेंट भी कर सकते हैं। कोई और जानकारी आपको चाहिए, किसी भी संबंध में जानकारी चाहिए, या कहीं पे आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, कहीं पे आपको लग रहा है कि हमसे तैयारी नहीं हो रही है, हम कैसे और अच्छा करें, अच्छा करने के लिए क्या हम कुछ और बनाएं अपने जीवन में, कुछ इसमें और स्ट्रेटजी में पॉइंट जोड़े, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी अगला वीडियो हमारा देखिए सिलेक्शन ऑफ बुक्स पे आएगा कि बुक्स का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा थर्ड वीडियो सिलेक्शन ऑफ उस पे बुक्स पे आएगा। तो अभी देखिए मेरे जनरल वीडियो आपको देखे जाएंगे, कुछ टाइम तक देखिए जनरल वीडियो मिलेंगे, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव चलूंगा कि सब्जेक्ट के टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उन वीडियो को आपको साथ के साथ अपलोड करता रहूंगा। तो इसी के साथ हम आज की अपनी जो क्लास है इसको विराम देते हैं। और कोई भी आपकी देखिए कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उनके रिप्लाई मिलेंगे, साथ के साथ आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। और नेक्स्ट आपका यही है कि बस आप अपना दिमाग में डिसाइड कर लीजिए 2023 में हमने जो है जॉब निकालनी है और अपने आप को सफल करके दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। तो इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप कभी भी जो है लाइफ में फेल नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।